हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 के जो क्वेश्चंस आंसर्स है उसको हम करने की कोशिश करेंगे और उन्हें मैं एक्सप्लेन करूँगी और आप उसे समझने की कोशिश करिएगा। तो चैप्टर नंबर 4 है मेजर सोमनाथ शर्मा एंड बैटल ऑफ बदगाम। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 49 से हम स्टार्ट करेंगे। पहला है वर्क इन पेयर्स, शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। नंबर 1 पे है व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी। तो आप रिपब्लिक डे परेड के बारे में क्या सोचते हैं जो कि 26 जनवरी में हर साल होता है। आंसर में आप लिखोगे द रिपब्लिक डे परेड ऑन 26 जनवरी इज़ अ प्राउड एंड ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ इंडियाज़ यूनिटी, culture and military strength. It shows the world our heritage and achievement. तो 26 जनवरी का जो परेड है, रिपब्लिक डे का जो परेड है, वो हमारे लिए क्या है, बहुत ही प्राउड मोमेंट है और क्या है, ग्रैंड सेलिब्रेशन है। किस चीज़ को दिखाता है ये ग्रैंड सेलिब्रेशन? इंडिया के यूनिटी, कल्चर और मिलिट्री स्ट्रेंथ को दिखाता है। इट शोज़ द वर्ल्ड आवर हेरिटेज एंड अचीवमेंट। ये वर्ल्ड को क्या दिखाता है, हमारे जो रिच हेरिटेज है उसको दिखाता है और हमारे अचीवमेंट्स को दिखाता है। नंबर 3, व्हाट ब्रेवरी अवार्ड्स आर गिवन ऑन दिस डे एंड हु रिसीव्स देम। तो इस दिन कौन से ब्रेवरी अवार्ड्स दिए जाते हैं और किन्हें मिलता है ये अवार्ड्स। आंसर में आप लिखोगे ब्रेवरी अवार्ड्स लाइक परमवीर चक्र, अशोक चक्र एंड वीर चक्र आर गिवन टू द सोल्जर। ब्रेवरी अवार्ड जैसे कि परमवीर चक्र, अशोक चक्र और वीर चक्र, ये किन्हें दिया जाता है, सोल्जर्स को दिया जाता है। और चिल्ड्रन एंड सिविलियंस ऑल्सो रिसीव ब्रेवरी अवार्ड्स फॉर एक्ट्स ऑफ करेज। और जो बच्चे होते हैं और जो कॉमन पीपल होते हैं, सिविलियंस होते हैं, उन्हें भी ये अवार्ड दिया जाता है जिन्होंने एक्ट ऑफ करेज को दिखाया है, जिन्होंने करेज दिखाया है ऐसे सिचुएशंस में। सेकेंड पार्ट है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4 एंड डिस्कस। तो नंबर 1 पे इसका क्वेश्चन है व्हाट क्वालिटीज़ डू यू थिंक अ सोल्जर शुड हैव। तो आपको क्या लगता है सोल्जर के अंदर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आंसर में आप लिखोगे ए सोल्जर शुड हैव करेज। सोल्जर के पास करेज होना चाहिए, वो डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फलेसनेस होना चाहिए, पैट्रियोटिज्म होना चाहिए और मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए एंड द एबिलिटी टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ टीम। उसके अंदर करेज होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फलेसनेस, वो अपने आप को पहले ना रखकर वो नेशन को पहले उसे रखना चाहिए। नेशन के लिए उसे पैट्रियोटिक होना चाहिए, पैट्रियोटिज्म होना चाहिए उसके अंदर में। उसके पास मेंटल स्ट्रेंथ होना चाहिए, दिमागी तौर पे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए एंड द एबिलिटी टू वर्क एज ए पार्ट ऑफ टीम। क्योंकि एक सोल्जर्स को हमेशा एक टीम में ही काम करना है, तो उसे क्या करना होगा, उसे आना चाहिए कि वो एक टीम का पार्ट बन के, एक टीम का हिस्सा बन के वो काम कर सके। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ यू हैड टू शेयर अ मैसेज विद अ सोल्जर व्हाट वुड इट बी। तो अगर आपको मौका मिले कि आप एक सोल्जर को अपना मैसेज दे पाओ तो वो क्या हो सकता है। तो आप आंसर में लिख सकते हो थैंक यू फॉर योर करेज एंड सेक्रीफाइस, यू प्रोटेक्ट आवर नेशन विद प्राइड, वी आर फॉरएवर ग्रेटफुल। कि हम आपको थैंक यू करते हैं आपकी करेज और सेक्रीफाइस के लिए। कि सेक्रीफाइस क्यों, क्योंकि वो अपने घर से इतने दूर रहकर एनिमीज के साथ फाइट करते हमें प्रोटेक्ट करने के लिए, हमारे नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसके लिए हम हमेशा ग्रेटफुल है उनके। दूसरा है पेज नंबर 59 में लेट अस डिस्कस। पार्ट 1 है इसका अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, द फर्स्ट एंड द लास्ट इवेंट्स हैव बीन मार्क्ड फॉर यू, शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो आपको इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बिठाना है और जो फर्स्ट इवेंट हुआ है वो मार्क किया हुआ है और जो लास्ट इवेंट है वो मार्क किया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट इवेंट क्या हुआ था, मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज बॉर्न इन 1923 इन कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। तो ये फर्स्ट इवेंट है आपका, तो इसलिए हमने लिखा है, ये फर्स्ट ही लिखा है हमने। सेकंड पे है मेजर सोमनाथ शर्मा अंडरवेंट ट्रेनिंग एट रॉयल मिलिट्री कॉलेज, ये सेकंड इवेंट हुआ है। थर्ड इवेंट है मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज कमीशन्ड इनटू द 19th हैदराबाद रेजिमेंट इन 1942। फोर्थ इवेंट है आपका द डी कंपनी अंडर द कमांड ऑफ मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज फ्लोन इनटू श्रीनगर। फोर्थ पॉइंट आपका ये हो जाएगा इवेंट। फिफ्थ इवेंट है मेजर सोमनाथ शर्मा रिक्वेस्टेड एयर स्ट्राइक्स टू कॉम्बैट द एनिमी एट बदगाम। सिक्स्थ
event है मेजर सोमनाथ शर्मा was killed immediately after a mortar shell hit him. 7th है even after losing Major Somnath Sharma the soldier fought bravely to save Srinagar for India. नंबर 8 है जो कि आपका पहले से दिया हुआ है वो है मेजर सोमनाथ शर्मा was the first recipient of the परमवीर चक्र. दूसरा है पेज नंबर 60 एंड 61 में let us think and reflect. Read the given extracts and answer the following questions that follow. Vastly outnumbered and facing devastating fire, Major Somnath Sharma and his men stood resolute. The air was thick with the sound of gunfire and the cries of battle, but Major Somnath Sharma's voice cut through the chaos, urging his men to fight with tenacity and valor. Despite heavy casualties and his own injuries, मेजर सोमनाथ शर्मा, यहाँ पर सोमनाथ होगा, यहाँ पर स्पेलिंग एक गलत हो गया है, आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा. displayed unparalleled bravery. He moved fearlessly through the battlefield, directing fire, filling magazines for his gunners and encouraging his men to hold their ground. तो इसमें जो लाइन है what can be inferred about the condition from the line the was thick with gunfire. तो इसका मतलब क्या है? ऑप्शंस में आपको दिया गया है द गन शॉट हैड स्टॉप्ड फॉर अ वाइल. नंबर बी पे है देयर वाज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड. नंबर सी पे है द इन्वेडर्स वे आर रिट्रीटिंग फ्रॉम द फाइट. नंबर डी पे है द इंडियन सोल्जर्स हैड अचीव्ड विक्ट्री. तो थी वाज थिक विद गन फायर का मतलब है देयर वाज इंटेंस फाइटिंग ऑन द बैटल फील्ड, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा नंबर बी. कि वहाँ पे इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? इस सेंटेंस का मीनिंग है कि वहाँ पर जो बैटल फील्ड था, बैटल ऑफ बदगाम जो हुआ था, वहाँ के बैटल फील्ड में क्या हुआ था? बहुत ज़्यादा इंटेंस फायरिंग हो रहा था. तो इसका आंसर है इसीलिए नंबर बी. सेकेंड है कंप्लीट द सेंटेंस विथ सुटेबल रीज़न. ये जो सेंटेंस है इसके लिए आपको एक सुटेबल रीज़न बताना है. डिस्पाइट हैवी कैजुअलिटीज़ मेजर सोमनाथ शर्मा कंटिन्यूज़ टू लीड हिज मैन बिकॉज. क्या रीज़न हो सकता है? आंसर हो सकता है कि ही बिलीव्ड इन हिज ड्यूटी एंड वांटेड टू इंस्पायर हिज सोल्जर टू कीप फाइटिंग. मेजर सोमनाथ शर्मा जो थे वो अपनी ड्यूटी पे बिलीव करते थे और एंड वांटेड टू इंस्पायर, और वो इंस्पायर करना चाहते थे अपने सोल्जर्स को कि वो ताकि वो की फाइट करते रहे. थर्ड पे है क्वेश्चन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस फॉर बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर गिवन बिलो. असर्शन ए है मेजर सोमनाथ शर्मा मूव्ड फियरलेसली थ्रू द बैटल फील्ड इवन दो ही वॉज इंजर्ड. रीज़न इसका क्या दिया गया है? ही बिलीव्ड हिज करेज वॉज इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट द सोल्जर्स. सोल्जर्स यहाँ पे डबल हो गया, आप इसे काट दीजिएगा. तो असर्शन का मतलब क्या है पहले हम इसे समझेंगे. मेजर सोमनाथ शर्मा मूव्ड फियरलेसली, वो बिना डरे आगे बढ़ रहे थे बैटल फील्ड में. इवन दो ही वॉज इंजर्ड, वो इंजर्ड थे फिर भी वो बैटल फील्ड में क्या कर रहे थे? आगे बढ़ रहे थे एनिमी से लड़ने के लिए. रीज़न इसका क्या है? ही बिलीव्ड हिज करेज एंड ही बिलीव्ड हिज करेज वॉज इम्पॉर्टेंट टू मोटिवेट द सोल्जर्स. तो उन्हें वो क्या बिलीव करते थे? वो बिलीव करते थे कि उनका जो करेज है वो ही जो सोल्जर्स को मोटिवेट करेगा बैटल को लड़ने के लिए. तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं. नंबर ए पे है बोथ ए एंड आर ट्रू. ए जो असर्शन है और जो आर जो रीज़न है वो दोनों ही सही है, लेकिन आर जो क्या है करेक्ट ऑप्शन है ए का. बी पे है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ए और आर असर्शन और रीज़न जो क्या है दोनों ही सही है, लेकिन जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है आपके ए के लिए, असर्शन के लिए. नंबर सी पे है ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स. की असर्शन जो है वो सही है बट जो रीज़न दिया गया है वो गलत है. नंबर डी पे ऑप्शन है असर्शन इज़ फॉल्स, असर्शन ही गलती है और आर क्या है? रीज़न जो है वो ट्रू है. इसका आंसर क्या है? आंसर है नंबर ए. बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी असर्शन और रीज़न दोनों ही सही है और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका? नंबर ए का, सॉरी असर्शन का.
फोर्थ पे है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम दोज गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो आपको सही जो करेक्ट वर्ड्स है उनको फिलअप करना है इन ब्लैंक्स पे। मेजर सोमनाथ शर्मा वॉज फिलिंग मैगजीन्स एंड एनकरेजिंग हिज मेन टू होल्ड देयर ग्राउंड डिस्पाइट। आंसर क्या हो जाएगा? इंजरीज हो जाएगा। मेजर सोमनाथ जो थे वो अपने जो गन थे उसको फिल कर रहे थे और एनकरेज कर रहे थे अपने सोल्जर्स को अपनी जगह पर बने रहे डिस्पाइट इंजरीज। सेकंड पे है born on 31 January 1923 in the picturesque town of Dad in Kangra, Himachal Pradesh, Somnath Sharma belonged to a family with a rich military legacy. His father, Major General Amarnath Sharma, had served the nation with distinction, and young Somnath was deeply inspired by the valorous tales of Mahabharata imparted to him by his grandfather. मेजर सोमनाथ का जन्म कब हुआ था? 31 जनवरी 1923 को। और बहुत ही पिक्चर्स क्यों का मतलब है कि एक ऐसा जगह जो आप बस पिक्चर्स में इमेजिन कर सकते हो, वो रियल लाइफ जैसा लगेगा ही नहीं आपको देखकर। वो कहाँ पर था, उनका जन्म कहाँ हुआ था? दाद, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश में। सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू ए फैमिली विद अ रिच मिलिट्री लेगेसी। उनका जन्म कौन सी फैमिली पे हुआ था? ऐसे फैमिली में हुआ था जो जिनके उनके फादर भी क्योंकि मिलिट्री में थे, तो इसीलिए फैमिली में क्या कहा गया है? फैमिली को क्या कहा गया था? रिच मिलिट्री लेगेसी कहा गया है। हिज फादर Major General Amarnath Sharma had served the nation with distinction and young Somnath was deeply inspired by the valorous tales of Mahabharata। और वो अपने फादर की वजह से और जो उनके जो कहानी सुनी है, महाभारत की जो स्टोरी सुनी है, उसकी वजह से भी उनका जो वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए थे मिलिट्री ज्वाइन करने के लिए। और जो महाभारत जो कहानी था वो उन्हें किन्होंने सुनाया था? उनके ग्रैंडफादर ने सुनाया था। इस पे क्वेश्चन ये बना है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट सोमनाथ्स अर्ली इन्फ्लुएंस ऑन हिज करियर। तो ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। ही वॉज प्राइमरली इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज फादर्स अचीवमेंट इन द मिलिट्री। नंबर बी पे है हिज इंस्पिरेशन केम सोलली फ्रॉम द टेल्स ऑफ महाभारता। नंबर सी पे हिज फैमिली एंड हेरिटेज इंस्पायर्ड हिज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ ड्यूटी। नंबर डी पे है ही डिसाइडेड टू जॉइन द मिलिट्री आउट ऑफ नेसेसिटी रादर देन पैशन। तो इसका आंसर हो जाएगा नंबर सी, हिज फैमिली एंड हेरिटेज इंस्पायर्ड हिज ब्रेवरी एंड सेंस ऑफ मिलिट्री लेगेसी था फैमिली का, उस चीज़ ने उन्हें इंस्पायर किया था उनकी ड्यूटी के लिए, उनकी ब्रेवरी के लिए। तो आंसर हो जाएगा इससे नंबर सी। सेकेंड है आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है जो ये स्टेटमेंट दिया है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो सोमनाथ शर्मा बिलोंग टू अ वेल्दी फैमिली। तो सोमनाथ शर्मा जो थे वो वेल्दी फैमिली से बिलोंग करते थे, तो इसका आंसर है इसलिए फॉल्स, नहीं वो बिलोंग नहीं करते थे। थर्ड पे है व्हाट डज द फ्रेज सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन टेल अस अबाउट मेजर जनरल अमरनाथ शर्मा। इसमें ऑप्शन दिया गया है परफॉर्म्ड हिज ड्यूटीज़ विद एक्सेप्शनल डेडिकेशन, ऑनर एंड एक्सेलेंस। He was highly respected for his contribution to the country। तो यहाँ पे जो वर्ड है फ्रेज जो है सर्व द नेशन विद डिस्टिंक्शन, इसका मतलब यहाँ पर आप क्या समझ सकते हो? इसका मतलब है he performed his duty with exceptional dedication, honor and excellence। तो इसका आंसर ये बन जाएगा। फोर्थ में है रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज विथ वर्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट दैट हैज़ सिमिलर मीनिंग। तो ये वर्ड्स है, तो आप इस वर्ड को किस चीज़ से रिप्लेस कर सकते हो, किस वर्ड से रिप्लेस कर सकते हो जो कि एक्सट्रैक्ट में दिया गया है, यहाँ पर इस एक्सट्रैक्ट में दिया गया है। My family and I visited a popular hill station and stayed in an old but visually charming surrounded by trees। तो आप इसे क्या लिख सकते हो? इसका आंसर पिक्चर्स क्यों। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के। नंबर 1 पे है मेजर सोमनाथ्स legacy of courage and devotion to the nation remains forever alive, forever alive। What is the significance of the repetition in this line?
तो सिग्निफिकेंस इम्पोर्टेंस क्या है इस लाइन का जो कि 2 बार रिपीट किया गया है? आंसर है repetition forever alive highlights the lasting impact of Major Somnath's bravery and shows deep respect and emotional strength. It creates a strong rhythm that makes the message more powerful. It reminds us that true heroes live on through their actions and sacrifices. तो ये जो ये रिपीटेशन है वर्ड, रिपीटेशन हो रहा है इस वर्ड का, फॉर एवर अलाइव, ये क्या हाईलाइट करता है? मेजर सोमनाथ के ब्रेवरी को शो कर रहा है, उनका जो ब्रेवरी है उनके इम्पैक्ट को शो कर रहा है। एंड शोज़ डीप रिस्पेक्ट, उनके लिए जो रिस्पेक्ट है उसे शो कर रहा है, और इमोशनल स्ट्रेंथ को भी। इट क्रिएट्स ए स्ट्रॉन्ग रिदम, ये स्टोरी में एक रिदम बना रहा है दैट मेक्स द मैसेज मोर पावरफुल, जो मैसेज को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना रहा है। इट रिमाइंड्स अस दैट ट्रू हीरोज़ लिव ऑन थ्रू देयर एक्शंस एंड सेक्रीफाइसेस, और जो हीरोज़ है वो क्यों जाने जाते हैं? अपने एक्शंस और सेक्रीफाइसेस के लिए। सेकंड पे है, वाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ लीडरशिप वॉज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदगाम? तो आपको क्यों लगता है जो लीडरशिप था मेजर सोमनाथ का वो नेसेसरी था या फिर क्रिटिकल था ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदगाम के समय पे? आंसर आप लिख सकते हो, मेजर सोमनाथ लीडरशिप वॉज क्रिटिकल ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदगाम because he bravely led a small group of soldiers against a much larger enemy force, क्योंकि उनके वजह से ही, उनके ही दिशा पे चल के जो सोल्जर्स थे उनके, उन्होंने क्या किया, ब्रेवली फॉट किया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्मॉल ग्रुप में थे, बहुत कम लोग थे, सोल्जर्स थे, लेकिन जो उनका एनिमी था वो बहुत ज़्यादा लार्ज था, लार्ज फोर्स थी उनके पास में। He inspired his men to fight fearlessly, delaying the enemy and saving Srinagar from capture. और उन्होंने इंस्पायर किया अपने लोगों को, जो अपने जो सोल्जर्स थे उनको, कि उन्हें फियरलेसली, बिना डरे फाइट करना है और डिले करना है एनिमी को, कहाँ पे, श्रीनगर पे घुसने के लिए, और से उन्होंने सेव किया श्रीनगर को कैप्चर होने से। हिज करेज एंड क्विक डिसीजन हेल्प प्रोटेक्ट कश्मीर ड्यूरिंग अ क्रूशियल टाइम, और उनकी जो करेज है और क्विक डिसीजन लेने का जो तरीका है, उसने क्या किया, हेल्प किया कश्मीर को बचाने में एक क्रूशियल टाइम पे, इस क्रूशियल टाइम पे। What was Major Somnath's last word? What do they reflect about his sense of duty? तो मेजर सोमनाथ के लास्ट वर्ड क्या थे और वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं उनके सेंस ऑफ ड्यूटी के बारे में? तो आंसर में आप लिख सकते हो, मेजर सोमनाथ लास्ट वर्ड्स, आई शैल नॉट विदड्रॉ एन इंच बट विल फाइट टू द लास्ट मैन एंड लास्ट राउंड। तो वो तब तक नहीं निकलेंगे वहाँ से, एक भी इंच नहीं निकलेंगे जब तक वो फाइट नहीं कर, और वो फाइट करते रहेंगे टू द लास्ट मैन, जब तक वहाँ पर एक आखिरी इंसान खड़ा है तब तक वो फाइट करते रहेंगे, और लास्ट राउंड तक। रिफ्लेक्ट्स हिज, ये जो लाइन है, उनका जो वर्ड्स है, लास्ट वर्ड है, वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? रिफ्लेक्ट्स हिज अनवेवरिंग करेज एंड डीप सेंस ऑफ ड्यूटी। ये रिफ्लेक्ट करता है उनका जो करेज है वो बिल्कुल भी नहीं हिला, वो बिल्कुल भी नहीं डरे, इतने ज़्यादा फोर्स था एनिमी का, फिर भी वो नहीं डरे। एंड डीप सेंस ऑफ ड्यूटी, और उनका जो ड्यूटी के लिए जो डीप ड्यूटी के और उनका जो डीप सेंस ऑफ ड्यूटी, उनका जो श्रद्धा है ड्यूटी के लिए। दे शो हिज रेडीनेस टू सेक्रीफाइस एवरीथिंग फॉर द नेशन, और क्या शो करता है, ये लाइन शो करता है कि हमें वो हमारे नेशन के लिए वो कुछ भी सेक्रीफाइस करते हैं, अपने आप को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। हिज वर्ड्स इंस्पायर पैट्रियोटिज्म, लॉयल्टी एंड फियरलेस लीडरशिप। उनके जो वर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं हमें, पैट्रियोटिज्म को दिखाता है, लॉयल्टी को दिखाता है हमारे नेशन के लिए, और एक फियरलेस लीडर। में है, व्हाट माइट हैव बीन द आउटकम ऑफ बैटल ऑफ बदगाम इफ मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी हैड नॉट हेल्ड हिज ग्राउंड? तो क्या होता अगर बैटल ऑफ बदगाम में मेजर सोमनाथ और उनके जो कंपनी थे वो हार मान के पीछे हो जाते? तो आंसर आप लिख सकते हो, इफ मेजर सोमनाथ एंड हिज कंपनी हैड नॉट हेल्ड देयर ग्राउंड ड्यूरिंग द बैटल ऑफ बदगाम, द एनिमी कुड हैव कैप्चर्ड श्रीनगर। अगर वो लोग मेजर सोमनाथ और उनके कंपनी ने वहाँ पर रोक कर नहीं रखा होता उन लोगों को, एनिमी को, तो बैटल ऑफ बदगाम में क्या होता, एनिमी लोगों ने कैप्चर कर लिया होता श्रीनगर को।
दिस वुड हैव गिवन देम कंट्रोल ओवर द कश्मीर वैली, और उनको क्या मिल जाता, कश्मीर वैली के ऊपर कंट्रोल मिल जाता एनिमी को. इट माइट हैव चेंज द कोर्स ऑफ वार एंड थ्रेटन इंडियाज होल्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर, और क्या कर देता, इंडिया को डरा देता, थ्रेटन कर देता, जम्मू एंड कश्मीर का जो होल्ड है इंडिया का वो चला जाता. नंबर 5 में है, वाई डू यू थिंक मेजर सोमनाथ स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर सोल्जर्स एंड सिविलियंस टुडे. तो क्यों आज भी मेजर सोमनाथ की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू आज तक भी इंस्पायर करती है सोल्जर्स को और हम सिविलियंस को आज तक भी. आंसर में आप लिख सकते हो, मेजर सोमनाथ स्टोरी कंटिन्यूज टू इंस्पायर सोल्जर्स एंड सिविलियंस बिकॉज इट shows unmatched bravery and patriotism. He chose duty over his life and stood firm against all odds. तो उनका जो स्टोरी है आज भी लोगों को इंस्पायर करता है, सोल्जर्स को इंस्पायर करता है, क्योंकि उन्होंने जो ब्रेवरी दिखाया था, उनका जो पैट्रियोटिज्म था नेशन के लिए, वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत था. ही चोज ड्यूटी ओवर हिज लाइफ एंड स्टूड फर्म अगेंस्ट ऑल ऑड्स. उन्होंने क्या किया, उन्होंने ड्यूटी को चूज़ किया अपनी लाइफ के ऊपर में, और वहीं पर डटे के खड़े रहे अगेंस्ट ऑल ऑड्स. जितनी भी मुश्किल आ गए वो वहीं पे खड़े रहे. His sacrifice reminds everyone the true spirit of service to the nation. और उनका जो sacrifice है वो हमें क्या याद दिलाता है, जो ट्रू स्पिरिट है सर्विस के द्वारा, हमारे नेशन के द्वारा वो दिखाता है हमें. नंबर 6 में है, हाउ वाज द वैल्यूज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मेजर सोमनाथ शर्मा's करेज, ड्यूटी एंड सेल्फ सेक्रीफाइस बी अप्लाइड इन आवर डेली लाइफ. तो मेजर सोमनाथ शर्मा का जो करेज, ड्यूटी और सेल्फ सेक्रीफाइस जो उन्होंने अप्लाई किया है अपनी लाइफ में, उसको हम अपनी डेली लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं. आंसर में आप लिख सकते हो, द वैल्यूज शोन बाय मेजर सोमनाथ शर्मा, करेज, ड्यूटी एंड सेक्रीफाइस कैन गाइड अस इन आवर डेली लाइफ. ये सारी जो चीज़ है वो हमारे डेली लाइफ में हमें गाइड कर सकती है. हिज करेज टीचर्स अस टू फेस प्रॉब्लम्स विदाउट फेयर. उनका जो करेज है वो हमें क्या सिखाता है, वो हमें सिखाता है कि हमें हर प्रॉब्लम को फेस करना चाहिए बिना डरे. His strong sense of duty reminds us to be sincere in our work, studies and responsibilities at home. तो उनका जो सेंस ऑफ ड्यूटी है वो हमें क्या हमेशा याद दिलाता है कि हमें सिंसियर रहना चाहिए अपने काम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए और अपने जो घर पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसके लिए. His sacrifice inspires us to help others and put the nation and others' need above our own. और उनका जो सेक्रीफाइस है वो हमें क्या इंस्पायर करता है, हमें इंस्पायर करता है कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और हमें हमेशा नेशन को अपने से पहले रखना चाहिए और दूसरों की नीड्स को हमेशा अपनी नीड्स से ऊपर रखना चाहिए. By following these values we can become stronger, more responsible and caring individual. और इन वैल्यूज़ को हम अगर अपनाते हैं अपने लाइफ में तो हम स्ट्रॉन्गर, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल और कैरिंग इंडिविजुअल बन सकते हैं. दूसरा है, लेट अस लर्न, पेज नंबर 62, 63, 64 का है ये क्वेश्चन.